नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पटना मेट्रो का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ करते हुए इसे आम जनता को समर्पित कर दिया। उद्घाटन के बाद मेट्रो ट्रेन पाटलिपुत्रा आईएसबीटी डिपो से रवाना होकर न्यू आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन तक चली। फिलहाल पहले चरण में यही 3 स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। नवंबर के अंत या दिसंबर तक मेट्रो परिचालन को 5 स्टेशनों तक विस्तारित करने की योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो सेवा के शुभारंभ के बाद बेली रोड पर भूमिगत सेक्शन का भी शिलान्यास किया, जो पटना मेट्रो परियोजना की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। भूमिगत लाइन बनने से राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यातायात सुगम होगा और लोगों को ट्रैफिक जैम से राहत मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो का संचालन रोजाना सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए हर 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी। फिलहाल ट्रेन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। यह एलिवेटेड ट्रैक पर संचालित होगी। किराया संरचना के तहत न्यू आईएसबीटी से 0 माइल तक 15 रुपये, जबकि न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक 30 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे, जिनकी कुल क्षमता 945 यात्रियों की है। हर कोच में लगभग 305 यात्री सफ़र कर सकेंगे, जिनमें से 147 बैठकर और बाकी खड़े होकर यात्रा करेंगे। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 12 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से मेट्रो में 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। हर कोच में पैनिक बटन की सुविधा है, जिससे यात्री आपात स्थिति में सीधे लोको पायलट से संपर्क कर सकेंगे। ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक हैं और अंदर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर अगले स्टेशन की जानकारी दी जाएगी। बिहार की संस्कृति को दर्शाने के लिए मेट्रो की बोगियों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। नारंगी रंग की बोगियों पर गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, नालंदा खंडर और बुद्ध स्तूप जैसे राज्य के प्रमुख स्थलों की झलक दिखती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर हुई यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली और रात 11 बजे खत्म हुई। बैठक से बाहर निकलते ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो सहनी ने बिना झिझक कहा, ये तो कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम तो ही सरकार बनाएंगे, हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। सैनिक इस बयान को महागठबंधन के अंदर सीटों और पदों को लेकर चल रही रसाकसी के बीच के एक सियासी संकेत माना जा रहा है। पे आप लोगों को ये नहीं हो रहा है? सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है, सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, बात बन गई है। बात सब है। सर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग, तो उसका इंतजार कर लीजिए। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। हाँ, परसों हो जाएगा सर। मीटिंग में सीपीआई पहले निकल गई सर, क्या वो उनकी भी सहमति है या नाराज? नहीं, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ के क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है। ठीक है, कल सीपीआई सीपीएम भी दोपहर में आएंगे, फिर से एक बार कुछ सीट को लेकर वो सब करेंगे, मीटिंग 1 to 1 चलेगा। फिर कल शाम में आप लोग से मिलेंगे यहीं पे। सर एसआईआर को लेकर सर जो घुसपैठियों की बात चल रही है सर, उस पर कोई अपडेट नहीं आया महागठबंधन के बड़े नेताओं, आपका भी नहीं सर कुछ? सर एक्चुअली ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर का प्रोसेस अपना रहे हैं, कि केवल भारत के मतदाता जो गृह मंत्रालय को पहले तो गृह मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ काम तो गृह मंत्रालय का है ना, चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि इलेक्शन कराना, फेयर चुनाव कराना, और ये सब प्रक्रिया जो है ना, वहाँ पे जो है कैसे दूसरे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो ये सब सारे चीजें है। बिहार में खाली गुमराह करने के लिए सारी चीजें हो रहा है। अब इस पे जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश राजेश राम ने सहनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अरे भाई, यह सब अंदर की बातें होती हैं, आगे तय होगा, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी है। एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के
क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और निष्पादन में ये रिजल्ट हुआ कि हम लोग जिस तरह से सारी विषयों पर चर्चा की, खास करके हम लोग 6 पार्टनर हैं, उनकी स्पेस को लेकर के सबसे ज्यादा उस पर गहन चिंतन था। और तीसरी जो बात थी कि कई सीट ऐसे थे जो दूसरे मित्र के वो चाहते थे, हमारे सीट कुछ और चाहते थे, तो इस सभी विषयों पर हम लोग क्रॉस चेक कर करके एक ठोस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। और फिर हम लोग इस पर आगे भी बैठेंगे और बैठ करके बाई अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग सीटिंग, अलग अलग टाइम पर बैठ करके 1-to-1 क्लियर कर रहे हैं। सर शेयरिंग पे बात हो गई है सर? सीटें शेयरिंग पर सारी बात चल रही थी। सारे मुद्दे, देखिए कौन कितना है वो विषय नहीं है, विषय है कि कौन सीट पर कौन कितना लड़ रहा है। कई बार होता है कि आपको हमारे सीट पर इंटरेस्ट है, कई बार है कि हमको उनके सीट पर इंटरेस्ट है, तो ये सारी मुद्दे को हम लोग निपटा रहे हैं और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ, सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी दरवाजे खोल के करके बात कर रहे हैं और बैठ करके हम लोग बहुत ही सकारात्मक, बहुत ठोस, बहुत ही हम्बल, बहुत ही न्याय प्रिय हम लोग अब तक इस पे आगे बढ़े। सर 50, 55, 70 या 76 सीट पे बात बनी है सर? देखिए ये पार्टिकुलर 243 पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 6 दल के हिस्सेदारी, 6 दल के सीट पर सारे विषय पर बात चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये इसमें लगभग 5 घंटा हम बैठे हैं। 5 घंटा में ये निष्कर्ष था कि कई सीट हम उनके सीट पर डिमांड थे, कई सीट हमारे सीट पे डिमांड थे, तो बैठ करके हम लोग उसको ओपन रह करके, ठीक है भैया आपको ये चाहिए तो ये ले लो, मुझे ये चाहिए तो ये ले लो। तो ऐसा नहीं है कि कोई विंडो बंद रखा है, भाई दरवाजा बंद है ये नहीं हो सकता। तो हम लोग एक एक सीट पर रह करके और सभी सीट पर हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे। अब देख रहे होंगे कि 6 बजे से हम फाइनल रिजल्ट एक तरह से 5-5 घंटा बैठ रहे हैं। अभी हम लोग को शूटिंग सब बढ़िया से बेहतर तरीका से और करना पड़ेगा। एक लाइन में आप ये समझ सकते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट एक एक कदम पर, एक एक विचार को, एक एक लोगों के अधिकार है, उसके अधिकारों के सम्मानों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। नहीं ऐसा है, आप पहले कोई लिखलेगा, अभी तो मुकेश जी आगे निकल गए, अभी तो आप देखें ना एक साथ निकले, लेकिन भाई जी 1 मिनट, अभी तो मुकेश जी हम लोग साथ निकले, लेकिन 3 मिनट के लिए वो आगे हो गए। देखिए अलग अलग टाइम का स्लॉट है, चूंकि लंबी डिस्कशन है तो वो स्लॉट अलग अलग है। कल उनका स्लॉट है, आज हम लोग का स्लॉट था। उस स्लॉट पर कल देखिएगा कि और लोग भी बैठेंगे, सीपीएम के माले के भी बैठेंगे, वो स्लॉट पर कल फिर बैठे। सर एक आखिरी सवाल कि मुकेश सहनी अभी कह के गए हैं कि डिप्टी सीएम वही होंगे, कांग्रेस के कोई होंगे मुकेश सहनी कह के गए डिप्टी सीएम वही होंगे। चलिए ये सब सारी विषय अंदर की है। मुकेश सहनी ने आगे बताया कि 2 दिनों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे और प्रत्याशियों को लेकर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन सी सीट किस दल के खाते में जाएगी, इसकी पूरी जानकारी प्रेस माध्यम से दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को एक बार फिर सभी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर जुटेंगे और एक एक सीट पर 1-to-1 बातचीत यानी विस्तृत मंथन किया जाएगा। वाम दलों का दावा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। एकजुट है ना महागठबंधन? एकजुट है, महागठबंधन एकजुट है जी। और बड़े पैमाने पर तैयारी की योजना बनी। कितनी सीटों पर बात बनी है सर? अरे सभी 243 सीटें लड़े। आपका कितना होगा ये कहना अभी संभव है, उचित होगा। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था, तो बात तो जी बात हो गई है। बात हो गई, मिल गई? हाँ। कितना मिली? और जाहिर है चुनाव का समय है, उसी से संबंधित वार्ता हुई और बहुत जल्द 1-2 दिन में सबका नीचे जाने में सारी चीजें तय हो जाएगी, फिर आपको खबर की जाएगी। पर सब कुछ तय हो गया लगभग।
1-2 दिन में सब सारी बातें तय हो जाएगी और आप लोगों को खबर किया फाइनल हो गया फाइनल कैसे हो जाएगा भाई? फाइनल होता तो अभी कर देती है, उसी में बातें चल रही है। अभी उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी अब उसका कंटेंट हम आपको मतलब बताने के बजाय आपको हम रिजल्ट बताएं। 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो फिर भाग के चले गई भाजपा के साथ, फिर भाजपा के साथ जदयू के साथ, फिर कभी राजद के साथ। ये नौटंकी चल रहा है क्या लोकतंत्र में? धोखाधड़ी सबसे बड़ा जेडीयू कर रही है। और हम लोग जो है भाई, पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अब सिर्फ नाम के हैं वो। 2-3 चट्टे बट्टे सरकार को चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार आज के दिन में। इसलिए मैं पार्टी छोड़ा हूं और मैं बता रहा हूं, इस बार जनता बताएगी, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्रह्मसी समाज का भरपूर सहयोग रहेगा तेजस्वी जी के साथ। जाएगा भूमिहार, कई भूमिहार नेता है ऑलरेडी जेडीयू में। अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए, भूमिहार महागठबंधन के भी साथ जाएगा, आप देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि चुनाव की घोषणा होगी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चुनाव के मैदान में आने के लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं इलेक्शन कमीशन से फेयर चुनाव कराने की मांग पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोगों ने भी मांग की है कि इलेक्शन को फेयर तरीके से कराया जाए और कोई धांधली ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। बीजेपी के द्वारा लालू और राबड़ी देवी पर निशाना साधे जाने पर कहा कि यह लोग लालू फोबिया से ग्रसित हैं। लालू यादव का डर इन लोगों को छोड़ नहीं रहा है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सीट शेयरिंग के मामले पर तमाम बातें हो चुकी हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। अब आज हो रहा है कि कल होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ से कह कर गए थे चुनाव आयुक्त की हम जल्द ही इसी हफ्ते में घोषणा करेंगे। घोषणा होगा, हम लोग तैयार हैं, लंगोटा पहने हुए हैं, जो आएगा उसको पटक के हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। सवाल जो उठ रहा है कि इलेक्शन में इधर उधर हो सकता है, आप लोग फेयर इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग हमेशा फेयर इलेक्शन की मांग करते हैं और चुनाव आयुक्त से आज भी आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि फेयरनेस होना चाहिए और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हर, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी जाति बिरादरी, चाहे दबे कुचले लोग हैं, किसी को भी वोट से वंचित नहीं करना चाहिए। जो आपका निर्देश से उसका पालन सरजमीन पर होना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए की तरफ से लगातार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ अच्छा असल में है क्या, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और आज से कितने साल पहले, 20 साल या 15 साल, मैंने 35 साल पहले हमारे नेता का शासन 20 साल पहले था और इनका लालू यादव का भय छोड़ नहीं रहा है। और लालू यादव जब तक रहेंगे और तेजस्वी यादव रहेंगे, इन लोगों का भय जाएगा नहीं। और फोबिया बन गया है लालू फोबिया से ये लोग ग्रसित हैं। और इस बार जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 2020 से 2025 तक काम की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के द्वारा जो भी काम किए गए हैं और जिन्हें आगे बढ़ाया गया है आने वाला हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत
2020 से 25 तक की जो उपलब्धियां रही है, जो डिपार्टमेंट ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, उसका आज रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में रखा जा रहा है। इस अवसर पे मेरे विभाग के सचिव संदीप उत्कल जी, विशेष सचिव शेषत कपिल जी और हमारे बीएसआरटीसी के एमडी भी हैं, हमारे अभियंता प्रमुख एमडी पुल निगम, बीएसआरटीसी के सीजीएम और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आप सबको इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमेशा ये रहा है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप लोग काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही है। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा है, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दुनिया थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के दिया गया है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं पटना डोभी, जो लंबे समय से हम लोग प्रशिक्षित था, उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं औंटा सिमरिया, जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको शिलान्यास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने को कई एक्सप्रेसवे का सौगात भी केंद्र के सरकार से भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं में रहा और इसी का प्रतिफल रहा कि हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से लेकर रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया, ऐसे कई एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति और कहीं ना कहीं उनका काम आगे बढ़ा। बिहार के विषय को लेते हुए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा हूँ, उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से हर एक सेगमेंट से, चाहे वो बीएसआरटीसी की जो योजनाएं हैं उसमें कौन 25 प्रमुख योजनाएं हैं, उसका रिपोर्ट आपको इसमें दिया है। साथ ही साथ हर जिले में हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है, उन जिलों को भी हम लोगों ने स्पेसिफिक रूप से इस रिपोर्ट कार्ड में डाला है। उसी प्रकार से पुल निर्माण निगम ने जो अपनी 25 प्रमुख योजनाएं जो बिहार में रही उनको आगे किया है और साथ में हर जिले में भी जो योजनाएं रही आरसीबी की, पुल निगम की और बीएसआरटीसी की, उसका भी जानकारी इसमें साझा किया है। साथ ही साथ जो हम लोग का ध्यान ओपीआरएमसी पॉलिसी को लेकर बिहार ने हमेशा इसके लिए नाजिक पेश किया और आज बिहार की ओपीआरएमसी पॉलिसी दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने के लिए कई लोग हम लोग से जानकारी लेने डिपार्टमेंट में आते हैं। और मुझे खुशी है कि 2 सफल ओपीआरएमसी पैकेज रहा 2013-14 से करीब से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर अभी 26 तक। और आने वाले समय में 26 के बाद की भी तैयारी हम लोगों ने किया है, जो करीब अभी तक हम लोग 13,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर मेंटेन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 20,000 किलोमीटर की सड़कों को मेंटेन करने की योजना पे काम कर रहे हैं। बिहार नदियों का राज्य रहा है, हर जिले में नदियां गुजरती हैं और कहीं ना कहीं 2006 में जब पुल निर्माण निगम का शुरुआत फिर से हुआ, जो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा था, उसको आज पूरी तरह से पुल निर्माण निगम बिहार में कई बड़ी योजनाओं को सौगात देने में सफल रहा है। और इसका प्रतिफल ये है कि अब पुल को बनाने के साथ साथ ब्रिज की मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों की जो सफलता रही।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रदेश में बीते 3 दिनों से मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी झारखंड और दक्षिणी बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। 12 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व बिहार की ओर बढ़ने के साथ कम दबाव वाले क्षेत्र में इसके विकास होने की संभावना है। पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर चक्रवात शक्ति बीते 6 घंटे के दौरान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 5 अक्टूबर तक पश्चिम मध्य अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है। इन सभी मौसमी प्रभाव के कारण 6 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। रविवार को सुपौल, अररिया, मधुबनी जिले के 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा में अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित अन्य भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। शनिवार को राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन के साथ रुक रुक कर भारी वर्षा होने के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बनी रही। दिन भर में राजधानी में सर्वाधिक वर्षा रविवार को 32.9 मिलीमीटर दर्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान सिवान के महाराजगंज में सर्वाधिक वर्षा 324.6 मिलीमीटर दर्ज किया गया। वर्षा की स्थिति बने होने के कारण पटना सहित प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस एवं 32.0 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।